अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? ठीक। अदील, आज हमने डिफरेंट जगहों को विज़िट किया और इसी विज़िट्स में आपका एक आस्ट्रा इनोवेशन एंड करैक्टर लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर्स को भी आपने विज़िट किया। वहाँ पे आप डिफरेंट स्टूडेंट्स से भी मिले, उनको काम करते हुए भी देखा और चीज़ें। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था और आपको कैसा लगा कि किस तरह की चीज़ें थी? जी, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जब पहले गया था तो मुझे लग रहा था कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो मुझे हैरान करे या मुझे सीखने को मिले। और जब मैं वहाँ पर गया और आपने कई चीज़ों के बारे में बताया और मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला, क्योंकि हमारी जो स्कूलिंग है वो जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है, जी। तो इस पर एक पूरी रिसर्च है। नासा ने एक टेस्ट बनाया एस्ट्रोनॉट की क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए। हुँ। तो जब उन्होंने वो क्रिएटिविटी का टेस्ट एस्ट्रोनॉट को दिया तो 98% लोग फेल हो गए जो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आए थे। तो बड़ी हैरानी हुई और उस पर फिर जिस बंदे ने टेस्ट बनाया था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। तो उन्होंने देखा कि जूं क्लास की तरफ हम जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, एक जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्रिएटिविटी से भरपूर होता है। मसलन आप एक बच्चे को कागज़ दें तो वो पहले उसको ऐसे ऐसे करेगा, उसकी वाइब्रेशंस चेक करेगा जी, ऐसे। कि आवाज़ कैसी आ रही है, फिर वो उसको खाएगा, उसका टेस्ट देखेगा, फिर उसको फाड़ेगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेगा, ठीक है, मटेरियल स्ट्रेंथ देखेगा, ठीक है, फिर उससे अपना मुंह भी साफ़ करेगा, उसको एज अ टेक्सटाइल भी यूज़ करेगा। तो वो पेपर से इतने काम सोच रहा होता है जो कि मैं और आप नहीं सोचेंगे। हम जी, जी, पेपर को ऐसे। देखेंगे और कलम उठा लेंगे, हमें सिर्फ एक ही तरफ सोचना आता है। तो ये देखा गया है कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, लेकिन जब उसे स्कूल में दाखिल कराया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो वो जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ता है, और इसके बाकायदा पूरे ग्राफ्स बनाए होंगे, प्रॉपर स्टडी है नासा की, उसकी क्रिएटिविटी जब वो कॉलेज में जाता है तो और कम हो जाती है, करते करते जब वो जॉब पर जाता है तो ऑलमोस्ट क्रिएटिविटी का बहुत कम हिस्सा, क्योंकि हमने उसे डिसिप्लिन के नाम पर, हम डिसिप्लिन के नाम पे क्रिएटिविटी ख़त्म कर देते हैं। ऐसे। क्योंकि हमारे जो स्कूल्स हैं उसको अगर देखा जाए कि ये कहाँ से आए हैं, तो हमारे स्कूल आपको भी पता है कि हेनरी फोर्ड के कारखानों से आए हैं। जी, ऐसे। तो जब स्टीम इंजन बना और जब हमने तरक्की की, सनती तरक्की की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो कारखानों में जाके काम करें। यस। तो हमने स्कूल भी बिल्कुल वैसे ही बनाए। उन स्कूलों में हमने घंटियाँ लगाई, क्योंकि कारखानों में शिफ्ट चेंज होने के लिए घंटी लगी होती थी। तो वही घंटियाँ हमने स्कूलों में लगा दी पीरियड चेंज होने के लिए। उसमें लोग बैठे होते थे लाइनों में और बैच प्रोसेसिंग चल रही होती थी, काम हो रहा था। हमने बच्चों वो। को भी क्लासों में वैसे लाइन में बैठाना, अगर कोई बच्चा लाइन तोड़ के यू शेप में या कोई और शेप में बैठना चाहे तो हमें बुरा लगता है। जी, ऐसे। फिर उसके सामने बॉस खड़ा होता था और बॉस ऐसे खड़ा होता था इन कमांड कि उससे डर लगे। हमारा जी, उस्ताद भी आज क्लास में ऐसे खड़ा होता है, ठीक जी, है। ऐसे। तो हमने ये फ़िलॉसफ़ी वहाँ से ली। हम इंडस्ट्रियल एज से इवॉल्व हुए और इंटरनेट या नॉलेज एज आ गई। हमारे स्कूल नहीं इवॉल्व हुए। हम इस नॉलेज एज से इवॉल्व हुए और हम आइडिया एज में या प्रॉब्लम सॉल्विंग एज में या इनोवेशन एज में, जो भी आप नाम देना उसमें आ गए। हमारे स्कूल नहीं इवॉल्व है। हमारे स्कूल आज भी वहीं पर खड़े हैं। और स्कूलों में हमने क्रिएटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक लफ्ज़ रखा हुआ है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्कुल होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन के नाम पर आपको तख्लीकी सलाहियत नहीं ख़त्म करनी खत्म नहीं चाहिए। करनी चाहिए। तो अब ये हुआ कि जब हमने क्रिएटिविटी ख़त्म करना शुरू कर दी तो हमारे जो स्कूल हैं उनकी जो आउटपुट आना शुरू होगी वो बिल्कुल एक जैसी आनी शुरू होगी। आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल, किसी जगह, तो वो जो बच्चे का अपना रंग था वो हमने ख़त्म कर दिया। हमने सबके बाल एक जैसे बना दिए और कहा पहचानो जी अपना बच्चा, कौन सा बच्चा आपका है। हमने तो एप्लीकेशन का स्टाइल भी वही बना दिया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली बिल्कुल, से आई बेग टू स्टेट दैट बिल्कुल माय ऐसे ही। स्कूल, माय ये फ्रेंड, और मैं बस वो सारी सारी तो चीज़ें। मैं आज आपको ये बता रहा था कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ और उसमें क्रिएटिविटी लानी है तो मैं उसमें रिलैक्सेशन को बहुत लेके आऊँ। जी, जो मुझे ऐसे। आपने बताया कि आपने रिलैक्सेशन की कई चीज़ें बनाई हुई हैं। उसकी वजह ये है कि अब दिमाग की साइंस ये कहती है कि जब आप फ़ोकस मोड में होते हैं, जी, जी। यानी आप किसी चीज़ पर गौर कर रहे होते हैं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। आपका वो सर्किट ही दिमाग का एनर्जाइज़ नहीं होता।
और अगर आपने उस सर्किट की तरफ जाना है, आपने उसे यूज़ करना है, तो आपको रिलैक्सेशन मोड में जाना होगा। अब देखें, आप सुबह नहाते हैं तो आपके कितने नए नए आइडियाज़ आते हैं। दुनिया में साइंसदान अब शाम को वॉक करते हैं ताकि वो उस मोड में जाएं, रिलैक्सेशन डिफ्यूजन मोड में जाएं, इसको डिफ्यूज़ मोड कहते हैं। डिफ्यूज़ मोड में जाएं जहाँ पर मुख्तलिफ जो दिमाग में नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन पड़ी, वो आपस में कनेक्ट और एक सोल्यूशन बन जाए। क्रिएटिव सोल्यूशन हमेशा दो मुख्तलिफ सोल्यूशन का इम्तजाज होता है। तो आपने बड़े आराम से क्रिएटिविटी लेकर आनी है। मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ एक लर्निंग सेंटर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं उनको एक सवाल देता हूँ और सवाल ये देता हूँ कि वाइट बोर्ड पर जाकर मैं लिख देता हूँ HIJKLMNO, ये लफ्ज़ लिख देता हूँ और लिख के मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बताएं ये क्या है, आप इसे यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। अब बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ें देखना छूटते हैं, क्या बनता है जी इससे, कौन सा इंग्लिश का लफ्ज़ बनता है, कोई और लैंग्वेज है, कोई पज़ल है, दो छोड़ के करना है ये वो। और मैं उनको बार बार चीखता रहता हूँ, ऊंची ऊंची कहता हूँ, फोकस करो फोकस करो फोकस करो। क्योंकि मुझे पता है कि जो दिमाग का हिस्सा फोकस में एक्टिवेट होता है उसके पास इसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैं जान के उनको कहता हूँ फोकस करो ताकि वो उसका सोल्यूशन ना ढूंढ सकें। और वो ऐसा ही होता है, कभी भी किसी बच्चे को उसका सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि इसके लिए नॉन लीनियर थिंकिंग चाहिए, लेटरल थिंकिंग चाहिए, और लेटरल थिंकिंग के लिए आपके दिमाग के कुछ और हिस्से एक्टिव होने चाहिए जो कि रिलैक्सेशन में। फिर मैं उनको भेज देता हूँ बाहर, मैं उनको कहता हूँ आप ग्राउंड में जाओ, गपशप लगाओ, 2-3 मिनट गपशप, 4 मिनट लगा के वापस आ जाओ। वो जाते हैं, गपशप लगाते हैं, वापस आते हैं, आके मैं पूछता हूँ यार किसी को आया जवाब? तो 40 की क्लास में 3 से 4 बच्चों को, सर अच्छा H2O आपने लिखा है, वाटर, सर ये तो पानी है। सही। अब ये जिसे आप कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या नॉन लीनियर थिंकिंग, एक बिल्कुल नया सोल्यूशन, नया आइडिया किसी चीज़ को सॉल्व करने का, उसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। ये चीज़ हमेशा रिलैक्सेशन में आती है। तो अगर एक स्कूल, जिस तरह आपने आके इंस्टीट्यूशन मुझे बताया, बल्कि आपने एक लर्निंग स्पेस, अगर ये चीज़ सोच रही है कि हमने बच्चों को रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाना है ताकि वो ज़्यादा क्रिएटिव हों, हमने उनको बोटेनिकल गार्डन्स और हमने उनको लाइफ लैब्स बना के देनी है, हमने ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे वो अपनी सब्जियां खुद उगाएं, फिर उसे मार्केट में जाके बेचें, फिर वहाँ से आप इनकम जनरेट करें, बच्चों को पता चले कि पूरा साइकिल क्या होता है, फिर उससे कुछ और लोगों की मदद करें। ये पूरा एक साइकिल आपने बनाया है, कंप्लीट किया है। तो इससे जो ट्रेनिंग बच्चों को नज़र आएगी, फिर बच्चों की जो हेल्थ पर आपने काम किया है, मैंने बल्कि आपसे कहा कि वो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा BMI के जो इंडेक्सेस वगैरह आपने देखे हैं, ताकि बच्चे हेल्दी हों। आप खुद सोचें कि अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत साल पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकती है जहां वो सिर्फ इलेक्ट्रोड लगाकर जो इंटरव्यू आने वाला है उससे कहती है कि आपने बोलना कुछ नहीं है, हम खुद ही देख लेंगे आपके दिमाग के कौन से हिस्से ज़्यादा यूज़ हुए हैं। जैसे अगर क्रिएटिव थिंकिंग के यूज़ हुए हैं, अगर डिसीजन मेकिंग के यूज़ हुए हैं, अगर रोट मेमोरी के यूज़ हुए हैं, तो हम खुद ही देख लेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ चुप करके इंटरव्यू में बैठे रहें और उसके बाद आप घर चले जाएं। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आने वाली हैं और हमें नज़र आ जाए। DMIT टेक्निक भी जो अप्लाई कर रहे हैं तो उससे भी हमें पूरा एक स्कैन मिल जाता है कि जी बिल्कुल, आपकी वो टेक्निक देख के मुझे अंदाज़ा हुआ, क्योंकि जब आपने कोई भी चीज़ सीखनी, आज तो हमने बहुत लंबी डिस्कशन की इस पर, 4 घंटे 3 घंटे तकरीबन लर्निंग, अच्छा एक्सपीरियंस जो ब्रेन लर्निंग टेक्निक्स है उस पर की, और ये पाकिस्तान में एक नई चीज़ है जो हम कोशिश करें कि लेकर आएँ। तो पढ़ने के जो तरीके हैं और जो सीखने के तरीके हैं ये चेंज हो चुके हैं, और आज के सेशन से आपको आइडिया हुआ होगा कि हम पुराने तरीक़ों पर बैठे हुए हैं, हमारे जो स्कूल हैं वो पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने एक बच्चे के दिमाग से सही काम लेना है तो आपको उसके दिमाग को जो तरीके पसंद है उनको अपनाना होगा। ऐसे और अगर आप अपनाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि आधे दिमाग वाली लड़की ने अमेरिका से MS पैथोलॉजी किया, आधा दिमाग था उसका। आधे दिमाग की लड़की ने स्पोर्ट्स खेली और कैप्टन बनी। आधे दिमाग की लड़की ने ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका से लिया, उसने शादी की, उसके बच्चे हुए, और अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की NGOs चला रही हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने आधे दिमाग में इतनी ताकत रखी है तो पूरे दिमाग के बच्चे को हम कैसे गुमज़हन कह सकते हैं? इसका मतलब यह है कि हमें उसको पढ़ाना ही नहीं आता। हर एक को अल्लाह ताला ने एक नेचुरल टैलेंट से पैदा किया, और वो जैसे एक बीज है, हम बीज भी उसको बो के बच्चों को बता रहे होते हैं कि अगर ये मैंगो का है तो उससे मैंगो निकलेगा। और उसमें तो आप हर बच्चे के अंदर, अगर एक बीज के अंदर अल्लाह ने इतना कुछ रख दिया है,
तो इंसान के अंदर उसने क्या कुछ नहीं रखा होगा, तो वो बस हमें तो गार्डनर बनना है। मैं तो अपने टीचर्स को कह रहा होता हूँ कि आप कारपेंटर्स ना बने, यानी जो आपके माइंड में उस वुड की शेप बनी हुई है वो ना बनाएं, बल्कि आप गार्डनर बनाएं कि उस बीज के अंदर जो अल्लाह ताला ने टैलेंट रखा है उसको आप नर्चर करें, उसको आप बेहतर से बेहतर करें। दैट्स वेरी राइट को आप जो बता रहे हो। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी हमें एक गाइडलाइन मिलती है कि अपने बच्चों की तरबियत अपने ज़माने के मुताबिक ना करो, वो किसी और ज़माने का बच्चा। तो हमारी बीइंग ए पेरेंट ये और एजुकेशनिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम उनको नए दौर की जो नए नए मॉडल्स की चीज़ें आ रही हैं, अगर फ़ोन्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं, गाड़ियों में, घरों में इनोवेशंस जो, तो हमें एजुकेशंस का भी देखना चाहिए कि यार वो भी हम इस दौर के मुताबिक ही घर बनाते हुए हम प्लान कर रहे होते हैं 10, 15, 20 साल का। तो एजुकेशंस को भी जैसे अभी आप कह रहे थे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होने वाला है, तो वेरी राइट इसमें। और आज आपकी ये जो डिस्कशंस थी, काफ़ी सीनियर एजुकेशनिस्ट थे और सब लोग थे, तो दे अमेज़ के यार ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं आज हमें पता चली किस जगहों पे क्यों ऐसे प्रैक्टिसेस हैं और क्या सिस्टम। तो मैं आपसे यही कुछ शेयर करना चाहूँगा कि जब हमारे जो ज़वाल, मुसलमानों के ज़वाल का आज ये डिस्कशन हो रही थी, बड़ी वजूहात थी और बंदा उसकी मुख्तलिफ वजूहात देगा, लेकिन अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें जो फॉरेन हिस्टोरियंस हैं वो लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया और वो आया, वो गोरों ने बनाया, यूरोपियंस ने बनाया प्रिंटिंग प्रेस, और मुसलमानों ने फ़ौरन कहा, उस वक्त इल्म हमारे पास था, जी उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई और हमने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से इनकार कर दी। हमने कहा कि नहीं, ये तो क्योंकि उन्होंने बनाया तो हमारे पास किताबें तो हैं लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम हर जगह पर अलजबरा को, हम हर जगह पर ज्योमेट्री को, हम साइकोलॉजी को, फिजियोलॉजी को हम नहीं लेके जाएंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने वही इल्म हमसे लिया और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ दिनों में बनाई ऐसे, और पूरे यूरोप में वो चीज़ें फैल गई और हम आहिस्ता आहिस्ता आज हमारे पास जैसे तारीख अपने आप को दोहराती है, तो तारीख दोहरा रही है। आज उनकी वो चीज़ AI आई और उसको हम ऑप्ट करके तो फिर एक दफ़ा तब्दीली की तरफ जा सकते हैं, अपनी उस रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं, और जो ग्लोरियस हमारा पास था उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। मुझे बस डर ये है कि प्रिंटिंग प्रेस की तरह हम AI के साथ भी वही ना सलूक कर दें जो हम पहले कर चुके हैं। बस मुझे उम्मीद है कि हम AI से बहुत कुछ सीखेंगे और वाकई ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम AI को आज इस जगह पर हम उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, जैसा चीन ने बनाया, चीन के करिकुलम का हिस्सा है AI, और चीन जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और क्योंकि चीन अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको बड़ा कंट्रोल करके रखता है, फ़ौरन अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता आपको। यूरोप में और आपको US की इन्फॉर्मेशन बड़ी, क्योंकि मैं तो साइंस कम्युनिकेटर हूँ तो मैं हर वक्त डेटा माइनिंग करता रहता हूँ, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मुझे नज़र आता है कि जब चीन कोई चीज़ बनाता है और डिक्लेयर करता है, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर आपको मौजूद कुछ मिलती है कि आप जाकर देखें। उससे पहले जो रिसर्च जो साइकिल्स चल रहे होते हैं चाइना के, वो नज़र नहीं आते। लेकिन AI एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है जैसे दुनिया का, नॉलेज बेस ख़त्म हो गई एरा, और जो AI बेस एरा है वो शुरू हो गया है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस एरा को हम दुनिया के साथ स्टार्ट कर दें। हम 15 साल के लिए इंतज़ार ना करें, उस वक्त जाके हम अपने बच्चों को आज से ही AI को अपने क्लासेस में लेकर आएँ, बच्चों को पढ़ाएँ, बच्चों को इम्प्रूव कराएं, टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इस साल हमारी कोशिश है कि हम AI लिटरेसी ईयर मनाएं। तो हम अपने सारे प्रोफेशनल्स जो हैं, अभी मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो AI का कोर्स एक हम बना रहे हैं जो कि सारे इंजीनियर्स को हमने करवाना है, ताकि उनको पता चले कि वो कितनी जल्दी काम कर सकते हैं, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो एज गुजर गई जब आप जवाब ढूंढते थे, अब आप सवाल ढूंढिए, क्योंकि जवाब के लिए AI हाजिर है। वेरी राइट। और ये तो प्रूफ बात है कि मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल जो हैं वो इस खित्ते के अंदर हैं, और उन्होंने बास इम्पॉसिबल, जो कि अभी तो एक परसेप्शन बना हुआ है ना, लेकिन बहुत कुछ काम हुआ अभी। तो अगर हम इसको ऑप्ट करते हैं और इस पर काम करते हैं तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हम लीड ना कर सकें और तुम्हारे रिवाइव ना कर सकें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।